नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। भारत का 18वीं सदी का इतिहास एक ऐसा मोड़ था जिसने हमारी भूमि, हमारी राजनीति और हमारे समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, उसकी प्रशासनिक पकड़ ढीली पड़ने लगी और क्षेत्रीय राजाओं तथा शक्तियों ने अपने अपने इलाकों में अधिकार जताना शुरू कर दिया। यह वो समय था जब देश एक मजबूत केंद्र की जगह कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ता जा रहा था। इसी अस्थिरता, इसी राजनीतिक फ्रैगमेंटेशन ने विदेशी शक्तियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। इन विदेशी शक्तियों में से सबसे प्रभावशाली बनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में केवल व्यापार करने आई थी लेकिन धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। सोचिए, एक साधारण प्राइवेट कंपनी जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार था, वही कंपनी आगे चलकर लाखों लोगों पर शासन करने वाली एक साम्राज्यिक शक्ति बन गई। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह एक धीमी, योजनाबद्ध और चतुर प्रक्रिया थी। पहले व्यापार, फिर व्यापार के बहाने सैनिक शक्ति, फिर युद्ध, फिर संधियां, फिर धोखे और अंत में सीधे शासन। इसी क्रम में कंपनी ने भारत की भूमि पर अपना कंट्रोल बढ़ाया। इस अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे यूरोपीय व्यापारियों की आपसी राइवलरी ने भारत में युद्धों को जन्म दिया, कैसे कंपनी ने बंगाल, कर्नाटक और बाद में पूरे उत्तरी भारत में हस्तक्षेप किया और कैसे वो व्यापार से टेरिटरी तक पहुंच गई। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि सत्ता, लालच, कूटनीति और भारतीय समाज पर गहरे प्रभाव की कहानी है। इसी यात्रा को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्स इन इंडिया। सन 1600 में इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ आई ने एक महत्वपूर्ण चार्टर जारी किया। ये चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के सभी देशों से व्यापार करने का एक्सक्लूसिव राइट देता था, यानी इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकती थी। इस विशेष अधिकार का उद्देश्य कंपनी को मजबूत बनाना था, लेकिन यह उन्हें उन विदेशी व्यापारियों से बचाने में सक्षम नहीं था जो पहले से भारत और एशिया में सक्रिय थे, जैसे पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच। ये सभी यूरोपीय शक्तियां भारतीय बाजारों के अपार धन और मसालों के व्यापार पर कब्जा चाहती थीं। भारत उस समय दुनिया का व्यापारिक स्वर्ग माना जाता था। यहाँ की रेशमी कपड़े, मलमल, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसी चीजें यूरोप में बेहद महंगी और लोकप्रिय थीं। इसलिए हर कंपनी इन वस्तुओं को पाना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लायर्स कम, इसलिए राइवलरी बढ़ती गई। जब कंपटीशन बढ़ा तो प्रॉफिट कम होने लगे। ये स्थिति जितनी आर्थिक थी उतनी ही राजनीतिक भी बनती जा रही थी। जल्द ही यह राइवलरी शांतिपूर्ण व्यापार की जगह मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। कंपनियों ने एक दूसरे के जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया, व्यापारिक रास्तों को ब्लॉक किया और भारत के तटीय इलाकों में फोर्ट्स बनाने लगे। यहाँ से व्यापार और युद्ध एक दूसरे के साथी बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी महसूस किया कि अब केवल व्यापार से सर्वाइवल मुश्किल है, उन्हें सैनिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी, अलायंसेस की जरूरत पड़ेगी और भारतीय रूलर्स को प्रभावित करने की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे कंपनी ने ये समझ लिया कि भारत में सफलता केवल व्यापारी होने से नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति बनने से मिलेगी। यही सोच आगे चलकर उन्हें बैटल्स लड़ने, संधियां करने और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की राह पर ले गई। कंपनी के आगमन से शुरू हुई यह छोटी सी कहानी आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे इतिहास को बदलने वाली थी। भारत में व्यापार जमाने के लिए कंपनी को किसी ऐसे क्षेत्र की तलाश थी जहां व्यापार आसान हो, संसाधन प्रचुर मात्रा में हो और राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो। उन्हें यह आदर्श स्थान बंगाल में मिला। सन 1651 में कंपनी ने हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री, जो एक तरह का व्यापारिक केंद्र था, स्थापित की। ये छोटा सा कदम आगे चलकर भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत बना। हुगली से व्यापार बढ़ने लगा और कंपनी ने देखा कि बंगाल की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ का व्यापार अत्यधिक लाभदायक है और यहाँ के बंदरगाहों से विदेशों में सामान भेजना बहुत आसान है। थोड़े ही समय में कंपनी ने आसपास के क्षेत्रों में फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने गांवों पर जमींदारी राइट्स प्राप्त कर लिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था कालीकता, जो आगे चलकर कोलकाता बना, कंपनी का राजनीतिक और प्रशासनिक हेडक्वार्टर्स। इन फोर्ट्स और विलेजेस पर कंट्रोल ने कंपनी को न केवल व्यापारिक लाभ दिया बल्कि एक टेरिटोरियल बेस भी प्रदान किया, जिसने आगे चलकर ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत की। इसी दौरान उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब से एक महत्वपूर्ण फामन प्राप्त हुआ,
जिसके अनुसार कंपनी भारत में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती थी। ये छूट व्यापारियों के लिए सोने पर सुहागा थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब कंपनी के ऑफिशियल्स ने इस अधिकार का दुरुपयोग शुरू कर दिया। वे न केवल कंपनी के सामान पर बल्कि निजी व्यापार के सामान पर भी टैक्स देने से मना करने लगे। इससे बंगाल के राजस्व में भारी कमी आने लगी। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला ने कंपनी के इस व्यवहार को अत्यंत अपमानजनक और धोखेबाजीपूर्ण माना। उन्हें लगा कि कंपनी बंगाल के कानून को नजरअंदाज कर रही है, नवाब की सत्ता को चुनौती दे रही है और धीरे धीरे अपने सैनिक क्षेत्र का विस्तार कर रही है। नवाबों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ा क्योंकि कंपनी अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रही थी, फोर्ट्स की मरम्मत कर रही थी और हथियार जमा कर रही थी, जबकि नवाबों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। नवाबों को लगता था कि कंपनी उनके अधिकारों को छीन रही है, जबकि कंपनी खुद को एक प्रिविलेज कमर्शियल पावर मानती थी। ये टकराव अंत में एक ऐसे संघर्ष में बदल गया जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। यही तनाव आगे चलकर बैटल ऑफ प्लासी की नींव बना, जहां कंपनी ने बंगाल पर अपना पहला बड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार बंगाल में कंपनी का व्यापार केवल व्यापार नहीं रहा, ये सत्ता की ओर उठाया गया पहला बड़ा कदम था। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना व्यापार फैलाया, वैसे वैसे उनके और बंगाल के नवाबों के बीच तनाव बढ़ता गया। कंपनी लगातार नए नए प्रिविलेजेस की मांग करती रहती थी और जब नवाब उनसे कानून का पालन करवाना चाहते थे तो कंपनी स्पष्ट रूप से इनकार कर देती थी। नवाबों को लगता था कि कंपनी व्यापार के बहाने बंगाल की राजनीतिक शक्ति को चुनौती दे रही है। सबसे बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब कंपनी ने टैक्स देने से साफ मना कर दिया, जबकि बंगाल के आम व्यापारी और स्थानीय लोग टैक्स देकर ही व्यापार कर पाते थे। ये सीधा सीधा अन्याय था। इसके अलावा कंपनी गुप्त रूप से अपने सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई करने लगी, यानी बिना अनुमति के किलेबंदी शुरू कर दी। उन्होंने हथियार जमा किए, सैनिक बुलाए और फोर्ट्स को मजबूत किया। यह नवाब के कानूनों और आदेशों का खुला उल्लंघन था। इसी के साथ कंपनी ने फरमान का भी दुरुपयोग किया। औरंगजेब का फरमान केवल कंपनी ट्रेड को टैक्स फ्री करने के लिए था, लेकिन कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार को भी उसी छूट में शामिल कर देते थे, जिससे बंगाल के राजस्व को भारी नुकसान होने लगा। नवाब ये सब देखकर क्रोधित थे। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि कंपनी उनके अधिकारियों का सम्मान नहीं कर रही। कई बार नवाब के दूतों और अधिकारियों को कंपनी ने अपमानित किया। ये राजनीतिक असम्मान नवाबों के लिए बिल्कुल असहनीय था। दूसरी ओर कंपनी का दावा था कि नवाब उनके व्यापार में अड़चन पैदा कर रहे हैं और वे फ्री ट्रेड राइट्स चाहती थी, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र व्यापार बिना किसी नियंत्रण के। इस तरह दोनों तरफ आरोप, अविश्वास और टकराव बढ़ते गए। ये तनाव केवल व्यापारिक विवाद नहीं था, ये सत्ता की लड़ाई बन चुका था। एट द एंड ये संघर्ष खुलकर सामने आया और सीधे सैन्य मुकाबले में बदल गया, जिसकी परिणति हुई इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई में, बैटल ऑफ प्लासी। जब सिराजुद्दौला ने देखा कि कंपनी बार बार चेतावनी के बावजूद कानूनों का उल्लंघन कर रही है, फोर्ट्स को मजबूत कर रही है और टैक्स नहीं दे रही, तो उन्होंने निर्णायक कदम उठाया। नवाब ने कैलकाटा के इंग्लिश फोर्ट पर हमला करके उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ये कंपनी के लिए एक बड़ा झटका था। जवाब में कंपनी ने मद्रास से अपने सबसे चतुर और महत्वाकांक्षी अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा। क्लाइव के साथ सैनिक बल भी भेजा गया ताकि नवाब को सबक सिखाया जा सके। लेकिन प्लासी की लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं थी, यह एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम थी। सिराजुद्दौला के सेनापति मिर जफर कंपनी के संपर्क में आ चुके थे। कंपनी ने उन्हें लालच दिया कि यदि वे युद्ध के समय नवाब का साथ छोड़ दें तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। मिर जफर ने गुप्त समझौता स्वीकार कर लिया। यही धोखा ब्रिटिश विजय का सबसे बड़ा कारण बना। लड़ाई के दिन सिराजुद्दौला को लगा कि उनकी सेना विशाल है, संसाधन पर्याप्त है और वे आसानी से कंपनी को हरा देंगे। लेकिन युद्धभूमि पर उनकी ही सेना के बड़े हिस्से ने निष्क्रिय रहकर उन्हें धोखा दिया। कंपनी की सेना छोटी होने के बावजूद संगठित और अनुशासित थी। परिणामस्वरूप नवाब की हार निश्चित हो गई। बैटल ऑफ प्लासी भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी। पहली बार एक व्यापारिक कंपनी ने भारतीय क्षेत्र पर स्पष्ट सैन्य विजय प्राप्त की। लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया और मिर जफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वह नवाब सिर्फ नाम का था, वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में थी। इसी वजह से कंपनी का भारत में राजनीतिक उदय शुरू हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी को लगा था कि एक पपट नवाब उनके लिए पर्याप्त होगा।
लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि नवाब चाहे कितना भी कमजोर हो, उसका आत्मसम्मान और अधिकार की भावना जीवित रहती है। मीर जफर जब कंपनी की अत्यधिक मांगे पूरी नहीं कर सके तो कंपनी ने उन्हें हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने कुछ सुधार किए और कंपनी की दखलंदाजी का विरोध किया। यह विरोध बढ़ा और अंत में बैटल ऑफ बक्सर 1764 में मीर कासिम, शुजा उद दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II की संयुक्त सेना पर कंपनी ने विजय प्राप्त कर ली। ये जीत प्लासी से भी अधिक निर्णायक थी। इस विजय के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। 1765 में मुगल एम्परर ने कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार दे दिया, यानी कंपनी अब बंगाल का रेवेन्यू वसूल सकती थी। ये घटना केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश सत्ता का आर्थिक आधार बन गई। सोने चांदी की जो बड़ी मात्रा पहले इंग्लैंड से भारत लाई जाती थी, अब उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो गई। कंपनी अब भारतीय किसानों और व्यापारियों से वसूले गए रेवेन्यू का उपयोग अपनी सभी गतिविधियों में करने लगी। इन पैसों से उन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया, फोर्ट्स को मजबूत किया, युद्धों का खर्च उठाया और व्यापारिक सामान खरीदकर यूरोप भेजा। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने कंपनी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और शक्तिशाली बना दिया। दीवानी अधिकार मिलने के बाद बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण केवल सैन्य या राजनीतिक नहीं रहा, अब आर्थिक शक्ति भी पूरी तरह उनके हाथ में थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की असली शुरुआत थी। इस क्षण से कंपनी सिर्फ एक व्यापारी संस्था नहीं रही, बल्कि एक पूर्ण रूप से स्थापित शासक शक्ति बन गई। धीरे धीरे यह मॉडल मद्रास, बॉम्बे और उत्तरी भारत में भी फैलता गया और कंपनी का साम्राज्य व्यापक होता गया। कंपनी रूल के बढ़ते ही कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों के पास अपार अवसर खुल गए। व्यापार करते करते, टैक्सेस वसूलते करते और भारतीय नवाबों तथा जमींदारों के साथ डीलिंग्स करते करते इन अधिकारियों ने निजी संपत्ति इकट्ठा करने के अनगिनत रास्ते खोज लिए। उन्हें सोने, चांदी, कीमती सामानों, जमीनों, यहाँ तक कि महंगे उपहारों के रूप में बड़ी बड़ी ब्राइब्स मिलती थीं। धीरे धीरे कई अधिकारी ऐसी दौलत लेकर इंग्लैंड लौटने लगे कि इंग्लैंड की जनता हैरान रह गई। रॉबर्ट क्लाइव इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। प्लासी और बक्सर के बाद क्लाइव ने इतना धन इकट्ठा किया कि वो इंग्लैंड में एक अत्यंत संपन्न व्यक्ति के रूप में लौटा। लोगों ने उसे देखकर कहना शुरू कर दिया कि ये अधिकारी भारत से नवाबों जैसी संपत्ति लेकर लौटते हैं। इसी कारण अंग्रेज समाज ने उन्हें व्यंग्य में नवाब्स कहना शुरू कर दिया, यानी ऐसे अंग्रेज जो भारत में नवाबों की तरह धन इकट्ठा कर आए हों। इन अधिकारियों की जीवनशैली भी नवाबी जैसी हो गई थी। शानदार मकान, महंगे वस्त्र, भव्य पार्टियां और विलासितापूर्ण जीवन। लेकिन इस विलास के पीछे छिपा था भ्रष्टाचार, शोषण और भारतीय समाज पर भारी आर्थिक बोझ। भारतीय किसान, व्यापारी और आम लोग भारी करों और कठोर नियमों के कारण पीड़ित थे, जबकि कंपनी के अधिकारी उस धन से अपनी निजी संपत्ति बढ़ा रहे थे। संसद में भी इस विषय पर चर्चा होने लगी कि कंपनी के अधिकारी भारत में किस प्रकार से पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। इंग्लैंड में लोग कहते थे कि कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही, वो भारत को लूट रही है और अधिकारी इस लूट से व्यक्तिगत लाभ कमा रहे हैं। यह वो समय था जब ब्रिटिश समाज में नैतिक और राजनीतिक सवाल उठने लगे और कंपनी के शासन पर निगरानी की मांग बढ़ने लगी। इस प्रकार नवाब्स का उभरना सिर्फ एक शब्द का उदय नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उस अंधेरे पहलू का प्रतीक था जिसमें शक्ति और लालच ने भारत के लोगों को शोषित किया और विदेशी अधिकारियों को अभूतपूर्व धनवान बनाया। 1757 से 1857 के बीच का 100 वर्ष भारत के इतिहास में ऐसा कालखंड है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने वाली एक निजी संस्था से उठकर एक विशाल राजनीतिक साम्राज्य का निर्माण कर लिया। यह विस्तार किसी एक तरीके से नहीं हुआ, बल्कि कई चतुर, योजनाबद्ध और रणनीतिक कदमों के माध्यम से हुआ। कंपनी ने समझ लिया था कि यदि वे भारतीय राज्यों को सीधे युद्ध से जीतना चाहेंगी तो हर बार सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कई प्रकार की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, डिप्लोमैटिक प्रेशर और मिलिट्री डोमिनेंस का मिश्रित उपयोग किया। इस विस्तार के 3 मुख्य साधन थे: रेजिडेंस के माध्यम से हस्तक्षेप, सब्सिडरी अलायंस और सीधी सैन्य विजय। सबसे पहले समझते हैं रेजिडेंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कंपनी भारतीय शासकों को मजबूर करती थी कि वे अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करें। रेजिडेंट एक प्रकार का सलाहकार नहीं, बल्कि कंपनी का नियंत्रक था, जो राजा के फैसलों पर नजर रखता था, राजदरबार की नीतियों को प्रभावित करता था और यह सुनिश्चित करता था कि भारतीय राज्य कभी कंपनी के खिलाफ कोई स्वतंत्र निर्णय न ले पाए। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि भारतीय राजा केवल नाम के शासक रह गए, जबकि वास्तविक शक्ति रेजिडेंट्स के पास आ गई।
इस प्रकार कंपनी ने बिना युद्ध किए कूटनीति के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। इसके बाद आता है सब्सिडरी अलायंस, जिसे लॉर्ड वेल्सली ने बड़े पैमाने पर लागू किया। इस प्रणाली के तहत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। उन्हें कंपनी की सेना पर निर्भर होना पड़ता था और उस सेना के रख रखाव का खर्च भी उन्हें ही देना होता था। यह एक अत्यंत चालाकी भरी व्यवस्था थी। राजा सुरक्षा के नाम पर कंपनी को भुगतान करता था और इसी भुगतान में यदि कभी देरी या कमी होती तो कंपनी सीधे उस राज्य की भूमि हड़प लेती। उदाहरण के लिए अवध को 1801 में अपना आधा प्रदेश कंपनी को देना पड़ा और हैदराबाद को भी बड़ी मात्रा में भूमि सौंपनी पड़ी। इस प्रकार सब्सिडरी अलायंस भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदलने वाला एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। तीसरी रणनीति थी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। जब भी कोई राज्य कंपनी के हितों के खिलाफ खड़ा होता, कंपनी युद्ध छेड़ देती। उनकी सेना आधुनिक हथियारों, अनुशासन और यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग से लैस थी, इसलिए अधिकांश भारतीय सेनाएं उनका मुकाबला नहीं कर पाती। इस प्रकार कंपनी ने युद्ध के माध्यम से भी भारत के विशाल भागों पर अधिकार जमाया। धीरे धीरे भारत एक राजनीतिक जाल में फंसता गया, जहां कभी रेजिडेंस, कभी अलायंसेस और कभी युद्ध के माध्यम से कंपनी अपनी पकड़ बढ़ाती चली गई। इन रणनीतियों का संयुक्त प्रभाव ये हुआ कि 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी और भारतीय शासक, चाहे वे बड़े हो या छोटे, कंपनी की अनुमति के बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते थे। यही वो काल था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को मजबूत और स्थायी बनाया। मैसूर दक्षिण भारत का वो क्षेत्र था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को सबसे मजबूत चुनौती दी। हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान दो ऐसे शासक थे जिन्होंने कंपनी को दिखा दिया कि भारत में अब भी ऐसी शक्तियां हैं जो बंदूक और तोप से लड़ना जानती हैं। मैसूर की आर्थिक मजबूती का प्रमुख आधार था उनका स्पाइस ट्रेड, जिसे नियंत्रित करके उन्होंने कंपनी को व्यापारिक नुकसान पहुंचाया। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में मॉडर्नाइज किया था, नए हथियार, नई प्रशिक्षण व्यवस्था और आधुनिक युद्धक तकनीकें अपनाई थी। टीपू सुल्तान का एक और बड़ा कदम था उनका फ्रेंच अलायंस। फ्रांस उस समय ब्रिटेन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, इसलिए टीपू का फ्रांसीसियों से जुड़ना कंपनी के लिए खतरे की घंटी था। यही कारण था कि मैसूर और कंपनी के बीच 4 बड़े युद्ध हुए, जिन्हें एंग्लो मैसूर वॉर्स कहा जाता है। हैदर अली ने पहले 2 युद्धों में कंपनी को भारी परेशानी में डाल दिया था और टीपू ने तीसरे और चौथे युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। लेकिन चौथे युद्ध 1799 में कंपनी ने अत्यधिक शक्तिशाली सेना, तकनीक और गठबंधनों का उपयोग किया। टीपू सुल्तान अपने राज्य की रक्षा करते हुए श्रीरंगापट्टनम में शहीद हो गए। उनकी मृत्यु न केवल मैसूर की हार थी, बल्कि दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली भारतीय प्रतिरोध का अंत भी था। युद्ध के बाद मैसूर को कंपनी के नियंत्रण के अधीन कर दिया गया और वहां एक कमजोर शासक को रखकर सब्सिडरी अलायंस लागू कर दिया गया। इस प्रकार टीपू सुल्तान भारत की स्वतंत्रता की पहली सैन्य आवाजों में से एक थे, जिन्होंने अंत तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। मराठास 18वीं सदी की सबसे बड़ी भारतीय शक्ति थे, जिनका साम्राज्य उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में फैला था। लेकिन समस्या ये थी कि मराठा साम्राज्य एकजुट नहीं था। साइंडियाज, होलकर, गायकवाड्स और भोंसलेज जैसे प्रमुख घरानों में आपसी राइवलरी थी। कंपनी ने इसी कमजोरी का लाभ उठाया और डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाई। परिणामस्वरूप मराठास और कंपनी के बीच 3 बड़े युद्ध हुए, जिन्हें एंग्लो मराठा वॉर्स कहा जाता है। पहला युद्ध 1782 किसी स्पष्ट परिणाम के बिना समाप्त हुआ। दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी और अंत में एक ट्रीटी ने युद्ध को रोक दिया। लेकिन ये शांति अस्थायी थी। दूसरे युद्ध 1803 से 1805 में कंपनी ने जबरदस्त विजय हासिल की। मराठा नेता एकजुट नहीं हुए और कंपनी ने आधुनिक हथियारों तथा प्रशिक्षित सेना के बल पर दिल्ली सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसी युद्ध में मुगल एम्परर को भी कंपनी के संरक्षण में आना पड़ा, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ गई। तीसरे युद्ध 1817 से 1819 में मराठास ने अंतिम प्रयास किया, लेकिन कंपनी की शक्ति इतनी विशाल हो चुकी थी कि उनका प्रतिरोध अधिक समय तक नहीं टिक सका। युद्ध के बाद पेशवा को पद से हटा दिया गया और मराठा साम्राज्य का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया। इस विजय ने कंपनी को मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों का स्वामी बना दिया और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर उनका नियंत्रण लगभग पूर्ण हो गया। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी को लगा कि भारत में कई राज्य अभी भी स्वतंत्रता के विचार पर कायम हैं
और यदि उन्हें काबू में नहीं किया गया तो भविष्य में वे कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक नई नीति शुरू की, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। इसका मतलब था कि कंपनी स्वयं को भारत की सर्वोच्च शक्ति मानती है और किसी भी राज्य या राजा को कंपनी के आदेशों का पालन करना होगा। यदि कोई राज्य कंपनी की नीतियों का विरोध करता या कंपनी के हितों के खिलाफ कोई कदम उठाता तो कंपनी उसे एनेक्स करने का अधिकार अपने पास समझती थी। यह नीति अत्यंत आक्रामक और विस्तारित स्वरूप की थी। पहले कंपनी अलायंसेज और ट्रीटीज के सहारे राज्यों पर नियंत्रण करती थी, लेकिन अब वे सीधे ये दावा कर रही थी कि उनकी सुप्रीमेसी अनक्वेश्चनेबल है। कई भारतीय राज्यों ने इस नीति का विरोध किया। उनमें से प्रमुख थी रानी चन्नम्मा ऑफ किटूर, जिन्होंने अपने छोटे से राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। उन्होंने कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया, लेकिन अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। पैरामाउंटेंसी के नाम पर कंपनी ने कई अन्य क्षेत्रों को भी अपने अधीन किया। यह नीति भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता पर पूर्ण आघात थी। किसी भी राजा की सत्ता अब तभी तक थी जब तक वो कंपनी की इच्छा के अनुसार चलता रहे। कंपनी का ये दर्प और विस्तारवाद भारतीय राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह बदल रहा था। इस नीति ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां भारतीय राज्यों में असंतोष बढ़ने लगा। राजा, किसान, सैनिक सभी को लगने लगा कि कंपनी भारतीय परंपराओं, स्वायत्तता और सत्ता को नष्ट कर रही है। इसी असंतोष की चिंगारी आगे चलकर 1857 के महान विद्रोह में बदल गई, जिसने भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय शुरू किया। 19वीं सदी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने विस्तार को तेज करने के लिए एक बहुत कठोर और विवादास्पद नीति लागू की, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इस नीति को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी मेल ए के हो जाती थी तो उसके राज्य को स्वतः ही कंपनी के अधीन कर दिया जाता था। यह नीति भारतीय परंपराओं और दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने की प्रथा का खुला अपमान थी। भारत में सदियों से राजा गोद लिए पुत्र को अपना वैध वारिस मानते थे, लेकिन कंपनी ने इस प्रथा को मानने से इनकार कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का उपयोग करते हुए कंपनी ने कई महत्वपूर्ण राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। सतारा पहला राज्य था जिसे इस नीति के तहत एनेक्स किया गया। इसके बाद संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसे बड़े राज्यों को भी कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। विशेष रूप से झांसी का एनेक्सेशन पूरे उत्तर भारत में गहरी पीड़ा और गुस्से का कारण बना, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को ब्रिटिश सरकार ने वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। सबसे विवादित एनेक्सेशन था अवध का, जिसे 1856 में मिसगवर्नेंस का आरोप लगाकर कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। अवध कोई छोटा राज्य नहीं था, ये सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत संपन्न क्षेत्र था। वहां के हजारों सैनिक, किसान, जमींदार और आम लोग अपने नवाब के प्रति वफादारी रखते थे। जब कंपनी ने अवध को एनेक्स किया तो लोगों ने इसे अपनी गरिमा और परंपरा पर हमला माना। अवध के सैनिकों और जनता में जो क्रोध और अपमान की भावना उत्पन्न हुई, वही आगे चलकर रिवोल्ट ऑफ 1857 की चिंगारी बनी। इस प्रकार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स केवल एक प्रशासनिक नीति नहीं थी, यह एक ऐसा हथियार था जिसने भारतीय राज्यों को कमजोर किया, परंपराओं को तोड़ा और अंततः ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह को जन्म दिया। ब्रिटिश रूल स्थापित होने के बाद कंपनी ने अपने नियंत्रण को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव किए। उन्होंने सबसे पहले भारत को 3 बड़े क्षेत्रों में बांटा, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। इन प्रेसिडेंसीज का उद्देश्य था कि प्रशासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, रेवेन्यू की वसूली सुनिश्चित हो और न्याय तथा कानून ब्रिटिश तरीके से लागू किए जा सके। वॉरेन हेस्टिंग्स इस प्रशासनिक परिवर्तन का मुख्य वास्तुकार था। उसने न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। पहले भारत में सिविल और क्रिमिनल न्याय अलग अलग प्रथाओं पर आधारित था, कहीं इस्लामी कानून, कहीं प्राचीन हिंदू परंपराएं। हेस्टिंग्स ने नए सिविल और क्रिमिनल कोड स्थापित किए और ब्रिटिश जजेस को भारतीय कानून समझाने के लिए कोड ऑफ लॉ तैयार करवाया। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम कानूनों का अनुवाद भी करवाया गया, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय मामलों का निर्णय लेने में आसानी हो। 1773 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जो ब्रिटिश नियमों के अनुसार काम करता था। यह न्यायालय कंपनी की शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। धीरे धीरे ब्रिटिश कानून भारतीय जीवन में घुसपैठ करने लगे और पारंपरिक न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ती गई। इस प्रशासनिक ढांचे में कलेक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बन गई। कलेक्टर न केवल रेवेन्यू वसूलता था, बल्कि वो जिले का प्रमुख प्रशासक, न्याय का पर्यवेक्षक और कानून व्यवस्था का जिम्मेदार अधिकारी भी था।
सरल शब्दों में कहें तो एक कलेक्टर के पास पूरे जिले पर लगभग पूर्ण नियंत्रण होता था। भारतीय अधिकारियों को लोअर पोजीशंस में रखा गया और उच्च पदों पर ब्रिटिश ऑफिसर्स नियुक्त किए गए, जिससे सत्ता ब्रिटिश हाथों में केंद्रित हो गई। इन प्रशासनिक बदलावों ने भारतीय समाज में गहरे प्रभाव छोड़े। जहां एक और कुछ क्षेत्रों में व्यवस्था संगठित हुई, वहीं दूसरी ओर भारतीय परंपराएं टूटी, न्याय व्यवस्था विदेशी सिद्धांतों के अधीन हो गई और प्रशासन पूरी तरह ब्रिटिश हितों के अनुसार चलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का सबसे बड़ा आधार उसकी सेना थी। भारतीय सेना में ब्रिटिश ने जो बदलाव किए, उन्होंने भारतीय सैनिकों, जिन्हें सीपॉयज कहा जाता था, के जीवन और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। पहले की मुगल स्टाइल आर्मीज मुख्यतः कैवलरी यानी घुड़सवार सेना पर आधारित थी, लेकिन समय बदल रहा था। दुनिया में नई वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज विकसित हो रही थी, मस्केट्स, मैचलॉक्स और आधुनिक तोपें। ब्रिटिश ने इन्फैंट्री यानी पैदल सैनिकों को सेना का मुख्य आधार बना दिया। कंपनी ने ग्रामीण किसानों को बड़ी संख्या में भर्ती किया, क्योंकि वे अनुशासन और आदेश का पालन करने में कुशल माने जाते थे। लेकिन भर्ती के साथ साथ कंपनी ने उन पर कठोर यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग थोपी। सैनिकों को लंबे अभ्यास सत्रों, कठोर नियमों और विदेशी सैन्य परंपराओं का पालन करना पड़ता था। ये प्रशिक्षण भारतीय जीवन, पहनावे, खान पान और धार्मिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग था। सिपाहियों पर लगाए गए सांस्कृतिक और धार्मिक दबाव धीरे धीरे असंतोष का कारण बनने लगे। यूनिफॉर्म पहनने के नियम, बाल या दाढ़ी रखने के प्रतिबंध, मार्च ट्रेनिंग और ब्रिटिश ऑफिसर्स का व्यवहार, ये सब कई भारतीय सैनिकों को अपमानजनक लगता था। सबसे बड़ी समस्या तब पैदा हुई जब सैन्य उपकरणों और कारतूसों के उपयोग में गाय और सूअर की चर्बी का मुद्दा उठा। इससे सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं गहराई से आहत हुई। सेना के अंदर यह असंतोष धीरे धीरे एक बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा था। ब्रिटिश अधिकारियों ने सैनिकों की भावनाओं, परंपराओं और धार्मिक संवेदनाओं को समझने में भारी भूल की। इसी अवमानना ने 1857 के महान विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की, जहां भारतीय सिपाहियों ने पहली बार खुलकर ब्रिटिश अथॉरिटी को चुनौती दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की यात्रा एक असाधारण परिवर्तन की कहानी है, एक साधारण व्यापारिक संस्था से एक अत्यंत शक्तिशाली उपनिवेशिक शासन तक। ये परिवर्तन केवल व्यापार का परिणाम नहीं था, ये कूटनीति, युद्ध, छल, अलायंस, ट्रीटीज, एनेक्सेशन और राजनीतिक नियंत्रण का सम्मिलित परिणाम था। कंपनी ने भारतीय राज्यों को तोड़ा, कमजोर किया और अंततः अपने अधीन कर लिया। 1857 तक कंपनी भारत की 63% भूमि पर डायरेक्ट रूल और बाकी पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखती थी। इसने भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के ताने बाने को बदल दिया। लेकिन साथ ही यही अत्याचार, यही हस्तक्षेप और यही लालच वह चिंगारी बना जिसने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया, वो पहला बड़ा आंदोलन जिसने ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी। कंपनी का उदय और विस्तार भारत के आधुनिक इतिहास की नींव है, एक ऐसी नींव जिसने आगे चलकर संघर्ष, जागृति, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। यही कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता यदि अन्यायपूर्ण हो तो उसकी विरोध की आग कभी न कभी अवश्य भड़कती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।